पर उस घर से जुड़ कहाँ पाई। शादी के बाद 4-5 दिन रही थी, जुड़ने का किसी ने मौका ही नहीं दिया। बाद में दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए गई थी बस। छुट्टियों में वे मुझे 1-8 महीना घुमाने ले गए थे। 1 महीना मुझे भाइयों के पास रहने के लिए कह दिया था। भाइयों के पास तो हर छुट्टी में जाती थी, पर इस बार का अनुभव नया था। पीहर आई बहन बेटी का स्वागत सत्कार, लाड़ दुलार पहली बार ही पाया था। शादी के बाद भी मैं तो उसी घर में बनी रही। पर हाँ, मिस्टर कश्यप को जरूर एक अतिरिक्त घर मिल गया था। उनकी सारी छुट्टियां यहीं गुजरती। केंद्र सरकार की नौकरी थी। शनिवार रविवार छुट्टी होती। वे भोपाल से शुक्रवार को इंटरसिटी से आते और सोमवार की सुबह उसी ट्रेन से लौट जाते। साल भर से मेरा दाम्पत्य जीवन इसी साप्ताहिक तंज पर चल रहा था। उस रविवार की रात को भी वे घड़ी में अलार्म भर रहे थे कि मैंने कहा, सुबह चले जाएंगे, जाना तो पड़ेगा ही, कल सोमवार है, भूल गई क्या? सोमवार को कैसे भूल सकती हूँ, मुझे भी तो कॉलेज जाना है। पर मुझे और भी कुछ याद आ रहा है। क्या? कल शाम मैंने कुछ लोगों को खाने पर बुला लिया था। कल क्यों, आज ही बुला लेती ना। यूं ही बुलाना अच्छा नहीं लगता, कोई मौका भी तो हो। तो कल क्या है? आपकी याददाश्त तो इतनी अच्छी है, आपको यहाँ बैठकर भी अपने बच्चों की ही नहीं, भांजे भतीजियों के, मामा मौसियों के जन्मदिन याद आ जाते हैं। कल तुम्हारा जन्मदिन है? नहीं, मेरा जन्मदिन तो कब से आकर चला गया। जिन्हें याद था उन्होंने मना भी लिया। आपके लिए मुझे 100 बहाने गढ़ने पड़े। एक साड़ी अपनी ओर से खरीदकर आपके उपहार के तौर पर पेश करनी पड़ी। मेरा जन्मदिन आपको याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, पर कल की तारीख तो आपको याद रखनी चाहिए। या कि उसका भी आपके निकट कोई महत्व नहीं है? न चाहते हुए भी मेरी आवाज थोड़ी तल्ख हो गई। उन्होंने कैलेंडर की ओर नजर डाली। ओह, कल 11 नवंबर है, मतलब अपनी शादी को 1 साल पूरा हो गया। धन्य भाग्य, आपको याद तो आया, पर आपने इस तरह मुंह क्यों लटका लिया? मैंने रुकने के लिए कहा जरूर है, पर कोई समस्या हो तो रहने दीजिए। सेलिब्रेशन का मूड अगर है तो मैं साथ चलती हूँ, नहीं तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। तुम चलना चाहो तो ज़रूर चलो, उन्होंने कहा, पर स्वर में कोई आग्रह नहीं था। ऐसा है कि बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं। मंगलवार को शौनक का गणित का पेपर है, इसलिए मेरा कल जाना ज़रूरी है। सेलिब्रेशन से मेरा मतलब किसी पार्टी से नहीं था। हम सब मिलकर बाहर खाना खा सकते थे या एक आध पिक्चर देख सकते थे। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग दिन भर साथ ही रह लेते। यह प्रस्ताव आपकी ओर से आता तो मैं उतने में ही खुश हो जाती, पर आपको तो याद ही नहीं था। आपको अम्मा जी के ठाकुर जी तक की याद आती है। पिछली रामनवमी और जन्माष्टमी पर श्रृंगार का सारा सामान यहीं से ले गए थे। बस आपको मेरा जन्मदिन या अपनी शादी की सालगिरह याद नहीं रहती। बार बार बच्चों का, अम्मा का ताना क्यों दे रही हो? वे लोग मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं क्या हूँ? सिर्फ ज़रूरत। कैसी ज़रूरत, यह भी बताना पड़ेगा। कुछ देर तक कमरे में भीषण स्तब्धता छाई रही। फिर मैंने ही कहा, आप बच्चों के सामने एक आदर्श पिता बने रहना चाहते हैं, इसलिए मुझे तरजीह नहीं देते, जानती हूँ। इसलिए आज तक आपने मेरे स्थानांतरण के लिए प्रयत्न नहीं किया। आश्चर्य तो यह है कि अम्मा जी ने कभी आपको इसके लिए जोर नहीं दिया। प्लीज लीव माय मदर अलोन। मैं कोई उन्हें गाली थोड़े ही दे रही हूँ, एक बात कह रही हूँ।
कोई भावुक महिला होती तो कहती, बहू तुम आकर जल्दी से अपना घर बार संभालो और मुझे छुट्टी दो। पर वे बड़ी प्रैक्टिकल हैं, उन्हें यही व्यवस्था रास आ गई। घर में उनका एकमात्र शासन भी बना रहता है और बेटे को कोई परेशानी भी नहीं होती। वह आदर्श बेटा बना रहता है, आदर्श पिता बना रहता है और उसकी साप्ताहिक आनंद यात्रा भी निर्विघ्न चलती रहती है। आनंद यात्रा? वाह, तुम बहुत सोचती हो। तुम कोई हुस्न परी हो जिसके लिए मैं दीवाना हो चला हूं। ठक्का लगा जैसे किसी ने कलेजे पर एक घूंसा जड़ दिया हो। बड़ी मुश्किल से मैं उस पीड़ा को जज्ब कर पाई। फिर अत्यंत कसैले स्वर में कहा, मैं हुस्न परी होती तो 34 साल तक अनब्याही न बैठी होती और न ही 2 बच्चों के बाप से शादी करती। यह बात कहने के साथ ही मैं दीवार की ओर मुंह करके लेट गई थी। इस कारण उनका चेहरा नहीं देख पाई, पर वह जरूर स्याह पड़ गया होगा। वे उस रात कब कहाँ सोए मैं नहीं जानती। सुबह अलार्म बजा था पर मैं नहीं उठी। उन्होंने शायद अपने से ही चाय बनाई थी, पर मैं दम साधे पड़ी रही। जाते समय उन्होंने मुझे आवाज़ दी भी हो तो पता नहीं। सुबह उठी तो लगा जैसे एक भयानक स्वप्न देखकर जागी हूँ। उसके बाद आज तीसरा शुक्रवार है, जनाब की कोई खबर नहीं। रूठ कर गए हैं, सोचा होगा मना लेगी, पर हम मिट्टी के नहीं बने हैं, बल्कि गुस्सा तो हमें आना चाहिए था। अपमान तो हमारा हुआ है। सच तो यह है कि उनके न आने से मुझे राहत ही मिली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं उस व्यक्ति का स्पर्श या सामीप्य सहन नहीं कर पाऊंगी। सुबह बैग भर रही थी कि फ़ोन खड़का। मैं बोल रहा हूँ। मैं कितना ज़बरदस्त अहम है, जैसे आवाज़ सुनते ही पहचान लिए जाएंगे। अच्छा, आप हैं, कहिए। हम लोग रात को 9 बजे तक पहुँच रहे हैं। फ़ोन इसलिए किया कि खाना बना कर रख सको। पिछले 2 शुक्रवार से मेरा खाना बर्बाद हो रहा था, पर मैंने उसका जिक्र न करते हुए कहा, हम लोग मतलब बच्चे भी साथ आ रहे हैं, इसलिए बस से आ रहा हूँ। ट्रेन बहुत लेट पहुँचती है। मैं पसोपेश में पड़ गई। मेरी चुप्पी से वे भी थोड़े विचलित हो गए। क्या हुआ? कोई समस्या? कहो तो बच्चों को न लाऊं। बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया था। बच्चे आ रहे हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, लेकिन सचमुच एक समस्या आ गई है। मैं आज शाम को अजंता एलोरा जा रही हूँ। प्रोग्राम बदल नहीं सकती? नहीं, क्योंकि ये प्लेजर ट्रिप नहीं है। कॉलेज की लड़कियों के साथ इंचार्ज बनकर जा रही हूँ। पर तुम ही क्यों? मैं क्यों नहीं? पिछले साल भर से तो उन्होंने मुझसे कोई काम नहीं लिया। मेरे सारे संडेज फ्री रखे। कॉलेज में इतनी परीक्षाएं होती हैं, पर कभी इन्विजिलेशन की ड्यूटी भी नहीं दी। पर किसी की सदाशयता का ज़्यादा फायदा उठाना अच्छा थोड़े ही लगता है। आखिर ये मेरी नौकरी। इस बार उधर चुप्पी छाई रही। पिछले 2 हफ्ते से आप आए नहीं थे, तो मैंने सोचा इस बार भी नहीं आएंगे। मैं 2 हफ्तों से नहीं आया तो तुमने कोई खोज खबर भी तो नहीं ली। एक बार फोन ही कर लेती। कारण मुझे मालूम था, इसलिए फोन नहीं किया। मैं बीमार भी तो हो सकता था। बीमार होते तो फोन करते। आप तो नाराज थे। मैं तो आज भी आपकी आशा नहीं कर रही थी। शायद अम्मा जी ने। हर बार अम्मा को बीच में क्यों ले आती हो? बहुत श्रद्धा युक्त अंतःकरण से कह रही हूँ कि शायद अम्मा जी ने ही समझाया होगा कि कमाऊ बीवी से बनाकर चलना चाहिए। उधर से फोन पटकने की आवाज आई। मैंने भी परवाह नहीं की। अगर आप कड़वी बात कहते हो तो सुनने का भी हौसला रखो। अब सुन नहीं सकते तो कहते क्यों हो? कॉलेज से लौटते हुए अचानक ख्याल आया कि सफ़र के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ले लूं।
घर की ओर मुड़ने की बजाय मैं बाजार की ओर मुड़ गई। वह शायद मेरी होनी ही थी जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि उस ओर मुड़ते ही एक स्कूल बस मेरे सामने आ गई। उसे बचाने के लिए मैं सड़क के इतने किनारे चली गई कि गिर ही पड़ी। क्षण भर को आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पल भर में वहां भीड़ जुट आई थी। चार सहृदय लोगों ने मुझे स्कूटर के नीचे से निकाला और पास के अस्पताल में पहुंचाया। मैंने तुरंत एक फ़ोन पड़ोस में किया और एक कॉलेज में। नीतू और उसकी मम्मी फौरन दौड़ी चली आई और पूरे समय मेरे साथ बनी रही। कॉलेज में फ़ोन करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यह था कि लोग मेरे भरोसे न रहें, पर खबर मिलते ही प्रिंसिपल मैडम भी 2-3 लोगों के साथ आ गईं और जाते समय अपनी कार वहीं छोड़ गईं। रात 10 बजे जब